सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्टडी टाइम में सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और मैं वीरेंद्र एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। और साथियों, रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर, इस शुभ अवसर पर मैं आपको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ। और साथियों, इसके साथ ही साथ ये जो बात आपके साथ का जो तीसरा एपिसोड है हमारा, इस एपिसोड का जो शीर्षक है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो घटनाएं घट रही हैं। तालिबान का शासन स्थापित हो चुका है, तो तालिबान के शासन का चरित्र और तालिबान के शासन से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पर आज हम लोग इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं तालिबान का अर्थ क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो साथियों, ये एक पश्तूनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र। तालिबान का मतलब छात्र। तो अब छात्रों से मतलब आप जान गए होंगे, यानी पढ़ने लिखने वाले छात्र, स्टूडेंट्स। तो दरअसल उत्तरी पाकिस्तान में एक मदरसा है और वो ऐसा मदरसा है कि वहाँ पर कट्टर सुन्नी इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, जो हदीस और कुरानों में है। जो मदरसे में कट्टर शिक्षा इन छात्रों को दी जाती थी, उत्तरी पाकिस्तान के एक मदरसे में। और वहीं पर ये तालिबान शब्द का अर्थ, जो शाब्दिक अर्थ है, वो तो छात्र है। तो उसी शब्द से ही एक संगठन बना के तैयार कर दिया गया पाकिस्तान की मदद से। पाकिस्तान की तो सह रही है, वो तो आतंकवाद का गढ़ माना जाता है। तो वहीं के मदरसे में, जैसा कि मैंने बताया, कि इसका संगठन का निर्माण हुआ तालिबान का। अब देखिए, शीत युद्ध चल रहा था और 1989 में आते आते सोवियत संघ ये जान चुका था कि उसका पतन निश्चित है। और 1989 के पहले कई वर्षों तक अफ़गानिस्तान में सेनाएं सोवियत संघ की डेरा डाले रहीं। 1989 में सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान से अपनी सेनाएं हटा लीं और जैसे ही सेनाएं सोवियत संघ की हटी, हालांकि तालिबान ने सोवियत संघ से भी लड़ाई लड़ी अफ़गानिस्तान को मुक्त कराने में। और अल्टीमेटली जब वो सेनाएं हट गईं तो वहाँ गृह युद्ध छिड़ गया सत्ता को लेकर के। और जब गृह युद्ध छिड़ गया तो वहाँ की जनता ने मुजाहिदीनों की तुलना में तालिबानों को इस आधार पर समर्थन दे दिया, इस वादे के साथ समर्थन दे दिया कि वो जब सत्ता में आएंगे, यानी तालिबान जब सत्ता में आएंगे, तो वो भ्रष्टाचार और अराजकता को समाप्त कर देंगे। तो इस आधार पर वहाँ की जनता ने तालिबान को समर्थन दे दिया और तालिबान जो है वो सत्ता में आया। और 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में उसने अपनी ताकत बढ़ा ली जनता के सहयोग से, मुजाहिदीनों को पछाड़ दिया। और इसके बाद जो 1995 में उसने हेरात पर कब्जा कर लिया। अफ़गानिस्तान का एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है हेरात। तो 1995 में हेरात पर कब्जा कर लिया और देखते ही देखते 1996 में उसने काबुल पे कब्जा कर लिया। और 1998 तक आते आते उसने संपूर्ण अफ़गानिस्तान पर उसकी सत्ता स्थापित हो गई। तालिबान का संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर माना जाता है। तो मुल्ला मोहम्मद उमर के नेतृत्व में अफ़गानिस्तान पर 1998 तक आते आते पूरी तरीके से तालिबान का अफ़गानिस्तान पे कब्जा हो गया। और जब उसका कब्जा हो गया तो उसने अपना चरित्र दिखाना शुरू किया। उसने शरीयत के कट्टर कानून जनता पर थोपने शुरू किए, जिसमें सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान उठाना पड़ा महिलाओं को। महिलाओं के लिए बड़ी बंदिशें उसमें लगाई गईं। और इसके बाद आप जानते हैं कि जब तालिबान का शासन
स्थापित हो गया तो जो ओसामा बिन लादेन का जो आतंकवादी संगठन था, जिसको अलकायदा के नाम से जानते हैं, वो भी अफ़गानिस्तान में फला फूला। उधर पाकिस्तान में भी उसको सह मिलती थी, अफ़गानिस्तान में फला फूला और इतना वो अलकायदा शक्तिशाली हो गया कि उसने अमेरिका को चुनौती देते हुए और 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर दिया था। और उसमें साथियों 1000 नागरिक, अमेरिकी नागरिक जो है मारे गए थे। और इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के ही रास्ते से अफ़गानिस्तान पर तालिबानों के अगेंस्ट में हमला किया और तालिबानी शासन को वहाँ से उखाड़ फेंका। हालांकि ओसामा बिन लादेन को तो नहीं मारा जा सका, लेकिन तालिबान शासन को उखाड़ फेंका और मुल्ला उमर इस लड़ाई में मारा गया, जो तालिबान का संस्थापक था। और उसके कुछ वर्षों के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का, उसके ठिकाने का पता चला और अमेरिकी कमांडो ने एक अपने ऑपरेशन के तहत ओसामा बिन लादेन को भी मार गिराया पाकिस्तान के एबटाबाद में। अब सवाल ये है कि जब अमेरिका का बदला पूरा हो गया तो फिर सेनाएं अफ़गानिस्तान में क्यों पड़ी रहीं? तो बहाने कुछ भी बनाए जाते हैं। आज तालिबान के साथ में और अमेरिका के साथ में क्या डील हुई, ये तो अमेरिका ही जाने और तालिबान जाने। और आज वहाँ से अमेरिका की सेनाएं हट चुकी हैं और तालिबान का 20 साल के बाद पुनः अफ़गानिस्तान पर कब्जा हो चुका है। और वहाँ के जो निर्वातमान राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो तजाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं और वहाँ के बहुत से शरणार्थी जो कि आधुनिक युग में जीने की आदत डाल चुके थे, वो सब तितर बितर हो गए, दूसरे देशों में चले गए, बहुत से भारत में आ गए, शरण लिए हुए हैं। और अपने सत्ता पर काबिज होने के लिए जो तालिबान है ये अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन साथियों अच्छी तरह समझ लीजिए कट्टरपंथ आखिर कट्टरपंथ ही होता है। वो चाहे मुस्लिम धर्म का हो या हिंदू धर्म का हो कट्टरपंथ, या किसी भी धर्म का हो, कट्टरपंथ हमारे समाज के विकास में बाधक है। तो साथियों इस तरीके से आज 20 वर्षों के बाद पुनः जो है अफ़गानिस्तान पर तालिबान का शासन स्थापित हो चुका है। और इस शासन का चरित्र क्या है, आइए जानते हैं कि इस शासन का चरित्र ये किस प्रकार से आगे आने वाले समय में अफ़गानिस्तान के लोगों पर क्या क्या समस्याएं खड़ी होंगी, आइए इसको लेकर के जानते हैं। अब देखिए साथियों, तालिबान का जैसा कि मैंने अर्थ बताया होता है छात्र, और छात्रों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे पढ़ लिख करके समाज को जागरूक करें और तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने का, समाज को और देश को आगे ले जाने का काम करें। और उस देश की स्त्री और पुरुष जो है दुनिया के सभ्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें और देश को भी आगे बढ़ाएं। परंतु ये कैसे छात्र हैं जो देश और समाज को मध्य युग की तरफ ले जा रहे हैं, मध्य युग की तरफ ले जाने पर आमादा हैं। शरीयत के कट्टर कानूनों को लागू करके समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो कोई साधु संत हैं और वो अल्लाह के बहुत ज़्यादा निकट हैं। भाई धर्म के हिसाब से आप चल रहे हैं तो आप ये शो कर रहे हैं जनता के सामने कि आप जो है एक साधु संत हैं और आप अल्लाह के बहुत निकट हैं, क्योंकि अल्लाह की वाणी आप बोल रहे हैं। तो इस तरीके से धर्म की आड़ में लोगों को झांसा दे करके उनको पुरातन पंथी बनाए रखना और उनको मध्य युग की तरफ ले जाना और उनका विकास आगे न होने देना, और इस तरीके से आप जो चाहें सो करें मन का मानी, ये मतलब धर्म की आड़ ले करके ये कट्टरपंथ ये सामने दिखाया जा रहा है। तो इसके बाद अब देखिए जो तालिबान का जो शासन है वो शासन तो स्थापित हो गया। अब इसका वहाँ की जनता पर, वहाँ के स्त्री और पुरुषों पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों? सबसे ज़्यादा गहरी चोट तो लगेगी स्त्रियों पर। अब 20 साल पहले भी वही था, क्योंकि ये तालिबान जो संगठन है ये पूर्ण रूप से शरीयत के कट्टर कानूनों को मानता है, उनमें आस्था रखता है। तो अब देखिए इसका प्रभाव, जैसे 20 साल पहले इसके शासन को हम लोगों ने देखा है और हम लोग जानते हैं,
और अभी कहने के लिए आज कुछ भी तालिबानी कहें, क्योंकि उन्हें सत्ता में स्थापित होना है और उन्हें मान्यता लेनी है दुनिया के अन्य देशों से। पाकिस्तान ने तुरंत मान्यता दे दी, चाइना ने भी, बड़े अजीब सी बात है कि चाइना ने मान्यता दे दी है, रूस भी उनके पक्ष में है, रूस ने भी मान्यता दे दी, सऊदी अरब ने मान्यता दे दी। तो अब देखिए, ये दुनिया के कई देश उसको मान्यता दे चुके हैं। उधर अमेरिका भी पल्ला झाड़ के निकल गया डील करके। अब वहाँ की जनता किससे कहे, क्या करे? अब देखिए, शरीयत के कानूनों में ये जो लागू करेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि 20 सालों में जो महिलाएं थीं वो बुर्के से बाहर आ चुकी थीं और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं नौकरी कर रही थीं। अब आप देखेंगे कि टीवी में, जो टेलीविज़न है, जो विभिन्न प्रकार के चैनल हैं, उनमें जो एंकरिंग करने वाली महिलाएं हैं वो वहाँ से महिलाएं हटा दी जाएंगी। अब आपको टीवी चैनलों पर महिलाएं नहीं मिलेंगी, पुरुष मिलेंगे। अब इसके आगे, इस्लाम को संगीत पसंद नहीं है। उनके कानूनों में, जो शरीयत के कानून हैं, उनमें संगीत की मनाही है। तो संगीत के क्षेत्र में वहाँ की प्रगति रुक जाएगी, संगीत मना है। इसके बाद जो वहाँ के सिनेमा घर में है, सिनेमा घर में भी वहाँ के तबाह हो जाएंगे और वो मर्जी माफिक जो मनोरंजन के लिए पिक्चरें बनती हैं और जो एक प्रकार का उद्योग होता है, वो उद्योग पनप नहीं पाएगा। अब वहाँ सिनेमा घर पर भी पाबंदी लगेगी और ये तय किया जाएगा कि कौन सी पिक्चरें दिखाई जाएं। ऐसी पिक्चरें बनाई जाएं जो हदीस और कुरान पे आधारित हों, शरीयत के कट्टर कानून उसमें पढ़ाए जाएं पिक्चरों में। तो ऐसे तो फिल्म उद्योग नहीं चल पाएगा। तो फिल्म उद्योग पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। और इसका जो अगला जो कट्टरपंथ का रूप हमारे सामने आएगा वो ये आएगा कि 10 साल तक तो शिक्षा लड़की प्राप्त कर सकती है। 10 साल में कितनी लड़की शिक्षा प्राप्त कर लेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दर्जा पढ़ पाएगी। और 10 साल के बाद उसे स्कूल जाने पे मनाही होगी। 10 साल के बाद उसको स्कूल जाने पे मनाही होगी। 10 साल के ऊपर की लड़कियां स्कूल नहीं जा पाएंगी। आपने मलाला यूसुफजई का नाम सुना होगा। एक लड़की थी, बहुत कम उम्र की लड़की थी और उसने स्त्री अधिकारों के लिए, लड़कियों की शिक्षा दीक्षा के लिए जब आज से 20 साल पहले उसने आवाज़ उठाई थी अफ़गानिस्तान में, तो तालिबानियों ने उसको गोली मार दी थी। गोली मार के उसको घायल कर दिया था। फिर किसी तरीके से वो वहाँ से निकल गई, अफ़गानिस्तान से निकल करके वो पश्चिमी देशों में गई। फिर उसको जो अफ़गानिस्तान में उसने लड़कियों के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस पर वहाँ उस लड़की को, जो अफ़गानिस्तानी लड़की थी मलाला यूसुफजई, उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, उस छोटी सी बच्ची को गोली मार दी गई थी। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 10 साल के ऊपर की जो लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा पाएंगी। अब आ जाते हैं महिलाओं पर। महिलाएं अगर घर से बाहर निकलेंगी तो बुर्खे में निकलेंगी, ऊपर से नीचे तक उनका सारा तन ढका हुआ होगा और वो अकेले नहीं निकलेंगी। बाज़ारों में या कोई सामान लेने के लिए घर से बाहर जब उनको निकलना होगा, वो अपने परिवार के किसी पुरुष के साथ में निकलेंगी। अब इसी प्रकार से अगर कोई चोरी करता है व्यक्ति, तो चोरी करना एक छोटा मोटा अपराध होता है। यदि कोई चोरी करता है तो उनके शरीयत के कानूनों में लिखा है कि उस पर पत्थर मारे जाएं। उसको आधा ज़मीन में, आधा शरीर उसका दफन करके उसको पत्थर मारे जाएं और पत्थर मार के उसको सज़ा दी जाए। और अगर कोई इन केस अगर कोई बलात्कार करता है किसी स्त्री पे, तो उसको तुरंत जो है उसको फांसी दे दी जाए। तो इस प्रकार की बहुत सी ऐसी पाबंदियां वहाँ के आम जनमानस में लगाई जाएंगी और वहाँ का विकास जो है वो रुक जाएगा। और 20 साल जो अभी बीते 20 साल हैं, इसमें जो वो प्रोग्रेस करके लाए थे वो फिर पीछे चले जाएंगे। तो ये तालिबान का चरित्र है। अभी कुछ वीडियोज़ मैंने देखे, जब एक लेडीज़ पत्रकार ने तालिबानी सैनिकों से बातचीत की कि भाई स्त्री शिक्षा के और स्त्री अधिकारों के विषय में तालिबान क्या करेगा, तो वहाँ के जो तालिबानी सैनिक थे वो हंसे और हंसने के बाद उन्होंने कहा कि कृपया कैमरा बंद कर दीजिए, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो जो कट्टरपंथ है, जो कट्टरपंथी शासन है और जो वो कट्टरपंथी विचारधारा से जो तालिबान प्रभावित है, उस विचारधारा को कैसे छोड़ देगा?
वो कहने के लिए कुछ भी कहे कि हम शांति चाहते हैं, जिसने बलात् सत्ता हासिल की हो, जिसने बलपूर्वक सत्ता हासिल की हो, वो शांति की बात करेगा। और कितना बड़ा शांति का पक्षधर है वो तो आप 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करके वो तो देख ही चुके हैं कि कितना बड़ा शांति का पक्षधर है। तो साथियों, ये उसके चरित्र को दर्शाने के लिए कुछ मैंने बहुत थोड़ी सी अभी बातें बताई हैं। ये तो वहाँ की जनता ही भली भांति बता सकती है कि वो किन परिस्थितियों से आगे आने वाले समय में गुजरेगी। अब साथियों, जानते हैं कि तालिबान के आय के स्रोत क्या हैं। जो 20 साल पहले वाला तालिबान था वो तो फिर भी कमज़ोर था और फिर भी उसने पूरे विश्व में गजब ढा दिया। और आज का जो ये तालिबान है ये पहले से ज़्यादा मजबूत है। अमेरिका की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में पड़ी रहीं, लेकिन तालिबान मजबूत होता रहा। कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी आश्चर्य में डालने वाली बात है कि तालिबान पहले से ज़्यादा मजबूत है। तो आइए साथियों, जान लेते हैं कि ये कैसे मजबूत हुआ, इसके आय के स्रोत क्या। अब देखिए कहाँ कहाँ से इसको आय प्राप्त होती है। वर्ष 2019 और 20 में जो तालिबान की कुल आय थी वो 1.6 बिलियन डॉलर थी। 1.6 बिलियन डॉलर की इसकी टोटल कमाई थी। अब इसको कहाँ कहाँ से इसके स्रोत हैं जहाँ से इसके पास पैसा आता है, तो सबसे पहले नंबर पर है ड्रग्स। साथियों, वहाँ पर अफीम की खेती बहुत प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती अफ़गानिस्तान में ही होती है। तो ड्रग्स से इसके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में, चूँकि इसका काफ़ी बड़े भूभाग पर कब्जा रहा है और वहाँ पर जो ड्रग्स की खेती होती है उससे इसकी जो सालाना इनकम है, अभी लेटेस्ट आंकड़े मैं बता रहा हूँ 2019 और 20 के आंकड़े हैं, तो इसकी कमाई 464 मिलियन डॉलर रही एक वर्ष में। 464 मिलियन डॉलर ड्रग्स से कमाई इसकी हुई। इसके बाद खनन से भी ये कमाता है। खनन से भी इसकी 464 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष कमाई इसकी लगभग होती है। इसके बाद रंगदारी आप जानते होंगे, वो मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं उनको सुरक्षा देने के नाम पर उनसे दादागिरी का एक होता है, उससे पैसे लेना कि हम तुमको सुरक्षा देंगे। तो रंगदारी से भी पैसा ये कमाता है। 160 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष इसकी कमाई रंगदारी से होती है। इसके बाद चंदा इसको दिया जाता है और चंदे से वर्ष 2020 के जो मेरे पास आंकड़े हैं, वर्ष 2020 में 240 मिलियन डॉलर का इसको चंदा प्राप्त हुआ। इसके बाद ये कुछ चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स है, ये मेवे हैं, सूखे मेवे, इनको ये निर्यात करता है। भारत को भी निर्यात होता रहा है। तो ये प्रतिवर्ष 240 मिलियन डॉलर की इस निर्यातों से ये कमाई करता है। इसके बाद रियल इस्टेट से भी ये पैसा पैदा करता है। रियल इस्टेट से 80 मिलियन डॉलर ये प्रतिवर्ष पैसा पैदा करता है। इसके बाद इसको कुछ इसके दोस्त हैं, कुछ इसके साथी हैं, उन दोस्तों से भी इसको मदद मिलती है। जैसे इसका सबसे प्यारा और दोस्त तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हो गया। रूस से भी इसको मदद मिलती है, सऊदी अरब से इसको मदद मिलती है। तो ये मदद और भी कई देशों से मिलती है इसको मदद। तो ये मदद लगभग 100 से लेकर के 500 मिलियन डॉलर तक के बीच में इसको मदद इन देशों से इसको मिलती है। तो साथियों, इसके आय के स्रोतों के विषय में आपने जान लिया कि इसके आय के स्रोत बहुत तगड़े हैं, बहुत मजबूत हैं और वहाँ की जनता का भी इसको सपोर्ट है। और ये इस तरीके से मतलब इसके आय के स्रोत इसके बनते हैं और इसी से शक्तिशाली हुआ। और कोई ना कोई अमेरिका के साथ इसकी डील अवश्य हुई होगी और तभी अमेरिका ने अपनी फ़ौजें हटाई, क्योंकि अमेरिका तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सौदागर है। तो वो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी फ़ौजें वहाँ पिछले कई वर्षों से वहाँ पर टिकी हुई हैं। तो वहाँ की अमेरिका की जनता का भी दबाव था कि फ़ौजें बुलाई जाएँ, तो वो तो ज़रूर कोई ना कोई उसने डील की होगी। तो इस तरीके से ये इसके आय के स्रोत हैं और इससे ये तालिबानी शासन जो है पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बन करके पिछले 20 सालों में उभर के सामने आया है। देखिए साथियों, इसकी इतना बड़ा ये एक आतंकी संगठन इसको कहा जाएगा जो बलात् सत्ता हासिल करे, गोली बंदूकों के बल पर सत्ता हासिल करे। फोर्ब्स की सूची
जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है फोर्ब्स, तो फोर्ब्स ने अपने 2016 के अपने कथन में 10 आतंकी धनवान संगठनों को शामिल किया है। 10 आतंकी संगठन ऐसे जो बहुत धनवान हैं, उन 10 आतंकी धनवान संगठनों में इसका 5वां स्थान फोर्ब्स की पत्रिका ने बताया है। तो आप साथियों, जब फोर्ब्स की पत्रिका इसका जिक्र कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि इसके पास कितना पैसा आता होगा। आइए साथियों, जानते हैं कि आज के इस टॉपिक पे जो सबसे अहम जो हमारा मुद्दा है कि तालिबान के अफ़गानिस्तान में स्थापित होने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इसको जान लेते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि भारत शुरू से ही अफ़गानिस्तान में लोकतंत्र का समर्थक रहा है। भारत बिल्कुल भी कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन नहीं करता है। भारत स्वयं एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय लोकतंत्र है यहाँ पर। तो भारत अपने पड़ोसी देशों को यही शिक्षा देता चला आया है कि वो लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ें और लोकतंत्र का भारत समर्थन करता है। तो साथियों, पिछले 20 सालों से वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली चलती चली आ रही थी और वहाँ भारत ने अफ़गानिस्तान में $3 बिलियन का निवेश कर रखा है। वहाँ की जनता की भलाई के लिए, वहाँ के विकास के लिए $3 बिलियन का भारत का निवेश वहाँ पर चल रहा है। और इन $3 बिलियन के अंतर्गत जो वहाँ की परियोजनाएं हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा नाम गिनाना चाहता हूँ। एक तो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पर, दूसरा है सलमा डैम, तीसरा है जरांज डेलाराम हाईवे का निर्माण वहाँ पर चल रहा है, और चौथी परियोजना जो बड़ी महत्वपूर्ण है, चाबहार परियोजना। तो ये 3-4 परियोजना जो है वहाँ पर भारत के सहयोग से वहाँ चल रही हैं और इन पर $3 बिलियन का भारत ने निवेश कर रखा है। अब तालिबान का शासन स्थापित हो गया है और जाहिर सी बात है कि तालिबान के संबंध भारत से न पहले अच्छे थे न अब अच्छे रहेंगे, और अगर तालिबान अच्छे करना भी चाहे तो पाकिस्तान उसे करने नहीं देगा। तो ये $3 बिलियन जो रकम भारत ने वहाँ पर लगा रखी है, ये वहाँ की परियोजनाएं खटाई में पड़ जाएंगी और भारत का ये पैसा जो है, ये जब परियोजनाएं ठप हो जाएंगी तो पैसा वहाँ बेकार हो जाएगा और नुकसान होगा भारत को। तो पहला तो ये प्रभाव पड़ेगा और ये पड़ना तय है, लाजमी है। दूसरा, जो अफ़गानिस्तान देश है, अफ़गानिस्तान देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो चारों तरफ से स्थल अवरुद्ध देश है, स्थल से घिरा हुआ है, उसके सीमाओं पर कोई समुंदर नहीं है। तो ये भू आवेष्टित इसको कहें या स्थल अवरुद्ध देश कहें, तो चारों तरफ से ये इसकी जो सीमाएं हैं वो स्थलीय हैं और ये समुंदर से कोई किनारा इसका नहीं है। तो इसलिए ये मध्य एशिया का द्वार कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा देश है जो मध्य एशिया का द्वार कहा जाता है और मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के साझा संबंध हैं, व्यापार के मामले में, और सांस्कृतिक संबंध भी हैं, व्यापार भी होता है। तो वो अभी तक व्यापार जो होता चला आया है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से होता चला आया है। अब जब वहाँ तालिबान का शासन स्थापित हो जाएगा तो मध्य एशियाई देशों के साथ जो भारत का होने वाला व्यापार है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो जो पाकिस्तान में पीओके है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसको पीओके कहते हैं। तो पीओके में ही जो पाकिस्तान द्वारा समर्थित जो आतंकी संगठन है, लश्कर-ए-तोयबा और दूसरा जैश ए मोहम्मद, तालिबान के शासन स्थापित हो जाने से इन आतंकी संगठनों की ताकतें बढ़ेंगी, इनके हौसले बढ़ेंगे और ये घाटी में बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं और भारत को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आतंकी संगठन है पीओके में, ये और ज़्यादा शक्तिशाली होने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो जो भारत और अफ़गानिस्तान का व्यापार है। अफ़गानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स आते हैं भारत में
और इंजीनियरिंग का सामान और अन्य सामान जो है वो भारत द्वारा अफ़गानिस्तान को निर्यात होता है। तो ये जो भारत और अफ़ जो व्यापार है, साझा व्यापार है, इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। तो ये सारे अगेंस्ट में जा रहे पॉइंट। और निकट भविष्य में ये चूँकि एक आतंकी संगठन है, एक कट्टर संगठन है तालिबान, और एक तरफ पाकिस्तान द्वारा समर्थित वो जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में तालिबान। तो साथियों, आपको 20 साल पहले ये याद होगा कि ये वही तालिबान है जिसने भारत का एक विमान जो है हाईजैक कर लिया था और कंधार में खड़ा किया था और वहाँ के लोगों को हाईजैक कर लिया था, और उसके बदले में 3 खूंखार आतंकवादी इसने भारत से छुड़वा लिए थे। तो ये वही तालिबान है। तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना भारत के साथ हो सकती है, इसके लिए भारत को सावधान रहना चाहिए। और इसके साथ साथ साथियों, ये तो प्रतिकूल प्रभाव भारत पर पड़ेंगे, लेकिन इसके साथ जो जहाँ तक मेरा मानना है, इसमें चीन की चाल जो है वो उस पर वो ज़्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से भारत के अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं हैं। चाहे वो नेपाल हो, नेपाल से भी अब अच्छे संबंध भारत के नहीं हैं। चाइना से सीमा विवाद को लेकर के अभी हालिया जो घटनाक्रम है, डोकलाम जो विवाद हुआ, उसमें दोनों देशों की आमना सामना फौजें पड़ी रही वहाँ पर कई महीनों तक, और लड़ाई होते होते बची। इसके बाद पेंगोंग झील जो अभी हमें ये विवाद कुछ दिनों पहले अभी सामने आया कि उसमें 20 सैनिक जो है वो भारत के मार दिए गए। तो इस तरीके से सीमा विवादों को लेकर के हाल ही में जो टकराव ये हो रहे हैं चीन से, तो चीन इसमें भारत का मुखर होकर विरोध कर रहा है और पाकिस्तान का बेझिझक होकर के साथ दे रहा है। तो भारत के अपने पड़ोसी देशों से संबंध किसी से भी सही नहीं है। अगर हम नेपाल के देखें तो नेपाल से भी संबंध अच्छे नहीं हैं, चाइना से तो अच्छे हैं ही नहीं, और पाकिस्तान से तो वो तो पक्का दुश्मन है ही, उसकी क्या बात करें। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने धारा 370 को समाप्त कर दिया है, उससे वो पाकिस्तान और बौखलाया हुआ है। तो वो मौके ढूंढ रहा है, वो अकेले सामना नहीं कर सकता है। इसलिए चीन की दोस्ती में देखिए कितनी उसमें कितना मधुर मिलन आया है चीन और पाकिस्तान का, देखने में आ रहा है। और अगर अफ़गानिस्तान में देखें तो अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित हो चुका है। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तीसरी तरफ चाइना, चौथी तरफ आपका नेपाल, ये चारों तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि चीन जो है भारत की घेराबंदी कर रहा है। और ये घेराबंदी के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, इससे भारत को सावधान रहना चाहिए। और अगर युद्ध छिड़ता है तो न तो पाकिस्तान से कोई सहयोग मिलना है, ना अफ़गानिस्तान में तालिबान से कोई सहयोग मिलना है, ना हम उसकी उम्मीद करें, नेपाल की उम्मीद करें। अब ले दे कर के अमेरिका की तरफ भारत निहार रहा है। उधर रूस जो पक्का मित्र था, वो पक्की मित्रता भी अब वैसी नहीं रही जैसे पहले रहा करती थी। उसमें रूस की मित्रता में भी भारत और रूस के संबंधों में खटास आई है साथियों। और दूसरी तरफ जो भारत अमेरिका की तरफ निहारता है, तो अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा सौदागर है। अभी मैंने अमेरिका के विषय में बताया कि वो तालिबान, उसकी फ़ौजें पड़ी रहीं अफ़गानिस्तान में और तालिबान मजबूत होता रहा। अरे भाई, आपकी फ़ौजें किस उद्देश्य से पड़ी रहीं? उद्देश्य तो यही था कि तालिबान की शक्ति को कमज़ोर करना, उसके नेटवर्क को ध्वस्त करना और अफ़गानिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करना। लेकिन हुआ उसका उल्टा। आपकी फ़ौजें पड़ी रहीं, तालिबान मजबूत होता रहा, अंत में आपने तालिबान के साथ में कोई डील कर ली और डील करके आप निकल लिए। तो भविष्य में अमेरिका सहयोग करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो सिचुएशन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो सिचुएशन बन रही है, वो आगे भविष्य के लिए, भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो साथियों, आज ये जानकारी बात आपके साथ के तीसरे एपिसोड में मैंने आपको दी और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
है।